हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीएससी 2024 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला देख रहे हैं। हम ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेटेस्ट टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको कवर किया जा रहा है। इसमें हम लास्ट 6 मंथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर किया जा रहा है। इसका एक छोटा सा सेगमेंट और आएगा, उसके बाद इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। इसका एक मैराथन आपको जल्दी मिलेगा, एग्जाम से पहले मिल जाएगा ताकि आपको समय मिले पर्याप्त रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो मेरे प्यारे बच्चे, शुरू हो जाइए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के लिए। और सबसे पहला करंट अफेयर का टॉपिक है, 3 नए अपराध कानून संसद से पारित हुए। आपको इन तीनों टॉपिक को पता रखना है। कानून है भारत न्याय सेकंड संहिता, यानी भारत न्याय संहिता, जिसको बीएनएस नाम दिया गया है, ध्यान रखेंगे। एक है भारत नागरिक सुप्रीम संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, इसको आप याद रखेंगे भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, बीएनएस। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो बीएसबी। ठीक है, चलिए इन तीनों को ही समझते हैं। 2023 में ये आए हैं। 3 नए अपराध कानून संसद से पारित किए गए। प्यारे बच्चे, संसद के शीतकालीन सत्र में, यानी अभी जो सत्र खत्म हुआ, उस शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। ये तीनों ही विधेयक भारतीय दंड संहिता आईपीसी, तो आईपीसी की जगह अब क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता। तो आईपीसी का नाम किया गया है बीएनएस। ठीक है, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता जो सीआरपीसी होती थी, उसका नाम कर दिया गया बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। और मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। भारतीय साक्ष्य, या तो आप इसको एक्ट कह दीजिए या भारतीय साक्ष्य बीएसबी कह दीजिए। ठीक है, तो ये सेम है, बाकी दो के नाम बदल दिए गए हैं। भारतीय साक्ष्य इनका कर दिया गया है 8072 के आधार पर, यहाँ 2023 हो गया है, सब की डेट बदल गई है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 था, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023। दंड प्रक्रिया संहिता जिसको सीआरपीसी आप कहते थे 1898 में, उसकी जगह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाए गए हैं। आपको यह पूछ सकता है कि ये कौन से की जगह कौन सा अधिनियम लाया गया, तो अब आपको तीनों ही पता है, याद रखेंगे। इन तीन कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका नाम बदला गया है, बहुत सारी विधियों में परिवर्तन भी हुआ है, कुछ चीजें ऐड की गई हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे अब आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग को भी आप इसमें देख पाएंगे। इन 3 नए अपराध कानूनों में जो प्रमुख बदलाव हुए हैं प्यारे बच्चे, उसमें सबसे पहला है कि गंभीर अपराध नाबालिग से रेप के दोषी को या तो उम्र कैद दी जाएगी या फांसी की सजा होगी। यानी नाबालिग से रेप करने का जो अब जुर्म है, दंड है, उसमें या तो उम्र कैद होगी या फिर फांसी की सजा दी जाएगी। पहली चीज ये याद रखेंगे आप। और अगर इसमें और चीजें देखने का प्रयास करें, तो जो पहले रेप की धारा थी 375 और 376, अब ये धारा चेंज करके 63, 69 हो गई है। हत्या की धारा 302 थी, अब इसको बदलकर 101 कर दिया गया है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने इसमें सिर्फ रखा है। गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी। कोई गैंगरेप में है तो या तो 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा। और हमने देखा नाबालिग के साथ दुष्कर्म में या तो उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा। मॉब लिंचिंग में मेरे प्यारे बच्चे, जो भीड़ द्वारा किसी की जान ले ली जाती थी, उसमें फांसी की सजा होगी अब। और एक्सीडेंट के मामले में अगर हम देखें
तो वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। और हिट एंड रन वाले सीन में ये इस पे आपत्ति जताई गई है, इसलिए अभी इसको लागू नहीं किया गया है। लेकिन हिट एंड रन जो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं अक्सर जो लोग, जो ड्राइवर, उनको हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। हालांकि अभी इसको रोक दिया गया है क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स ने इसको लेके काफी बड़ा आंदोलन किया और उनकी कुछ चिंताएं थी, इसलिए इसको अभी विचार के लिए रोक दिया गया है। ये भी याद रखेंगे। वहीं मेरे प्यारे बच्चे, स्नैचिंग यानी जो छीना झपटी होती थी, स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। पहले स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था। सिर पर लाठी मारने में, जैसे गांव में अक्सर फौजदारी के मामले आते हैं, लड़ाई के बीच सिर पर डंडा मार दिया, फौजदारी हो गई, तो सिर पर लाठी मारने वाले अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी। लेकिन अब क्या होगा नए कानून के बाद, विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में, यानी दिमाग उसका काम करना बंद कर दे, ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी। ट्रायल के मामले में अगर देखा जाए तो हमने एक देखा गंभीर अपराध के क्रम में, दूसरा हमने देखा एक्सीडेंट के क्रम में, और तीसरा अब हम देखेंगे प्यारे बच्चे ट्रायल के मामले में कि मान लीजिए मामला कोर्ट में लंबित है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा तो परिवार को जानकारी देना आवश्यक होगा। पहले ये जरूरी नहीं था। तो एक बहुत बड़ा चेंज है पुलिस के लिए कि पुलिस ऐसे ही अब किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, उसको परिवार को जानकारी देना जरूरी होगा। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को होगी। यानी अगर किसी भी केस में 90 दिन के तहत पुलिस ने क्या जो है प्रक्रिया अपनाई है, क्या उसने आगे प्रोसीजर फॉलो किया है, तो 90 दिन में केस में क्या क्या बदलाव हुए हैं इसकी जानकारी भी पुलिस को विक्टिम को देनी पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। कई बार ऐसा होता है आरोपी बचता रहता है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं होता और कार्यवाही लंबी चली जाती है। लेकिन अब 90 दिन तक अगर कार्यवाही में शामिल नहीं होता कैदी या जो जिम्मेदार व्यक्ति है, तो भी कार्यवाही को फिर रन किया जाएगा उसकी गैर अनुपस्थिति में भी। चलिए आगे, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है, ये भी कहा गया है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। पहले आप देखते थे और बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था भारतीय न्याय संहिता का कि बचपन में आप केस दायर कर दीजिए और हो सकता है कि आपके बच्चे के बच्चे फिर उसका जो है निर्णय सुने। लोग बूढ़े हो जाते थे डिसीजन के चक्कर में, न्याय के चक्कर में, बट अब ऐसा नहीं होगा। अधिकतम 3 साल में जो है सजा सुनानी होगी कोर्ट को। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। बहुत लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकते जज फैसले को। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। तो इस तरीके के निर्णय इसमें कहे गए हैं। दया की याचिका दोषी ही दायर कर सकता है अभी तक, है ना। और ये ध्यान रखेंगे जो पिटिशन है वो पेटिशन अगर दया की याचिका है ना, तो वो अब दोषी दायर कर पाएगा। अभी तक क्या होता था, एनजीओ या कोई संस्थान दया याचिकाएं दाखिल करता था। यानी किसी व्यक्ति को मान लीजिए फांसी की सजा हो गई या कोई बड़ी सजा हो गई, तो उस केस में जो दोषी व्यक्ति है वही दया की याचिका दाखिल कर पाएगा। उसके बिहाफ पे कोई संस्थान या कोई एनजीओ ऐसा नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि कई बार केस लंबा चले जाता है। तो ये भी एक इसमें बदलाव है। अब तीनों संशोधनों में बिलों के बाद जो संशोधन हुए, अब क्या हो गया, तो 1860 में बना इंडियन पीनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे प्यारे बच्चे। आईपीसी की जगह अब क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता, ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब क्या हो गया है, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह जो साक्ष्य अधिनियम था उसकी जगह भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है। ये भी याद रखेंगे, बीएसएस, ठीक है। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएनएस, ठीक है। अब ये आपको याद रखना, बीएसएस, ये बीएसएस, ये हो गया बीएनएस, ये हो गया बीएनएसएस और ये हो गया बीएसएस, ठीक है।
बहुत इजी है अब याद करना, भारतीय के नाम से अब इनको रखा गया है। और इसको करने के बाद ये कहा गया गृह मंत्री द्वारा कि हम जो है असली मायने में अब अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। आइए समझते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं प्यारे बच्चे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 में आपको याद रखना होगा कि ये पहले तो संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, ध्यान रखेंगे। ये विधेयक प्यारे बच्चे निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, उनके निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान ले लेगा ये वाला विधेयक 2023। ठीक है, विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और निर्वाचन आयोग जो अन्य इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उनकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब ये चयन समिति क्या है ये याद रखिएगा, यानी सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, यही क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चयन समिति को याद कर लीजिए प्यारे बच्चे। चयन समिति में प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री होंगे और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता होंगे। यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या अलग अन्य जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं, याद रखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या अन्य इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो प्रधानमंत्री होंगे, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है, याद रखना है आपने कैबिनेट मिनिस्टर, और मेरे प्यारे बच्चे अपोजिशन लीडर, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी कहते हैं और अपोजिशन लीडर कहते हैं। आपको जो याद रखना है वैसे याद रख लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। और प्रतिपक्ष के नेता अगर वहां पर नहीं है तो जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता होंगे, सबसे बड़े दल के नेता। मान लीजिए ऐसा हो जाता है कई बार कि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि जो मान्य संख्या है उससे कम है, तो उस सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चे सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखना है, पहले इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उनका हस्तक्षेप होता था सुप्रीम कोर्ट का, अब नहीं होगा। और पहले इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव के पास थी, अब ऐसा नहीं है। तो चयन समिति में बड़ा बदलाव हुआ है, ये याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को शामिल करके अब इनका जो है नाम सुझाया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी और इसके बाद फिर प्यारे बच्चे इसको राष्ट्रपति जी नियुक्ति देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। तो ये याद रखना होगा। ये विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति के बारे में विधेयक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने के लिए कहा था, उसके बाद सरकार ने यह अधिनियम बनाया है। तो आपको इसमें याद रखना होगा कि ये किसका स्थान लेने वाला है। एक तो ये बात याद रखेंगे कि पहले से चला आ रहा 1991 का एक्ट, उसका स्थान यह अधिनियम लेगा। और इसके अतिरिक्त इसमें जो आपने याद रखना होगा वो याद रखना होगा कि चयन समिति में कौन कौन मेंबर शामिल हैं। तो चयन समिति यानी सिलेक्शन कमेटी को भी आप नहीं भूलेंगे। ये दो बातें हैं जो इसमें आपने याद रखनी है। अगला महत्वपूर्ण करंट है, भारत की पहली 6 लेन स्टील फ्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। भारत की पहली 6 लेन स्टील फ्लैग आधारित सड़क का निर्माण मेरे प्यारे बच्चे, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये कहां बनी है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। भारत की पहली 6 लेन स्टील फ्लैग सड़क का निर्माण, तो नेशनल हाईवे 6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली ये भारत की पहली 6 लेन स्टील फ्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। स्टील प्रोडक्शन जब होता है प्यारे बच्चे, जब स्टील उत्पादन होता है, तो स्टील उत्पादन के दौरान ये स्टील स्लैग जो है ये ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। ये बात ध्यान याद रखेंगे आप। प्रति टन स्टील उत्पादन पर लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग बनता है और उसको अब प्रयोग में किया जा रहा है। तो ये कहां प्रयोग में लाया जा रहा है, आपको याद रखना होगा सूरत गुजरात में। यही क्वेश्चन आपसे बने पूछेगा
कि भारत की पहली 6 लेन स्टील फ्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? तो गुजरात में, सूरत में। और इसमें भी आपको याद रखना होगा, सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत हजीरा में किया गया है। ठीक है। और इस विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की 6 लेन वाली ये पहली स्टील फ्लैग आधारित सड़क है। ठीक है। तो सूरत गुजरात आप याद रखेंगे। इसके अंतर्गत और ज्यादा आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक। आप इसको याद रखेंगे ऐसे ही, किस दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। नाम क्या है? अगरतला अखाउरा रेल लिंक। इससे एक चीज और अलग तरीके से पूछ सकता है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपसे कह देगा कि हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरेला रेल लिंक बना है, ये किन दो राज्यों के बीच है? तो आपको बताना होगा अगरतला त्रिपुरा और अखाउरा बांग्लादेश के बीच है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है रेल लिंक। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किया गया ये परियोजना 12.24 किलोमीटर इस डबल गेज रेल लिंक में 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में है और 5.46 किमी लंबी रेल लाइन त्रिपुरा में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है त्रिपुरा से कोलकाता के बीच वाया ढाका जाने से समय की 10 घंटे की बचत होगी। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, इससे और भी लाभ होने वाले हैं। पश्चिमी त्रिपुरा में निश्चिंतपुर इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर का कार्य करेगा और इससे एक सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होने वाला है वो होगा कि दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान बढ़ेगा और दोनों देश के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ने वाला है इससे। तो याद रखेंगे 1320 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना भारत के एनटीपीसी और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मिलकर भारत की मदद से की गई है। उसके अतिरिक्त मतलब दो अन्य परियोजनाओं को भी इसमें आप देखेंगे। रेल लिंक के साथ साथ दो अन्य रेल लिंक परियोजनाएं हैं जिसमें 1300 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापना भी है। हालांकि ये पूछेगा नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को बुलाने के लिए सहमत हुआ, लेकिन इस पे कितना लंबा विवाद हुआ, तो हो सकता है ये मामला क्या है इससे क्वेश्चन पूछ ले। आइए देखते हैं। तो भारत में के 75 सैनिक मालदीव में हैं और ये आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है इंडियन ट्रूप्स वहां पर, क्योंकि हमने कई सारे हेलीकॉप्टर और तमाम चीजें मालदीव की सुरक्षा के नजरिए से हमने प्रदान की हुई थी। और जैसे ही वहां पर मुइज्जू की सरकार आई जो कि नए प्रेसिडेंट बने मालदीव के, उन्होंने मोहम्मद मुइज्जू ने प्रेसिडेंट बनते ही भारत से कहा कि आप अपने देश के सैनिकों को हमारे यहां से वापस बुला लीजिए। और चूंकि वो पहले से ही वामपंथी हैं और उनका झुकाव चाइना की तरफ रहा है, इसलिए भी माना जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। आइए मामले को शुरू से समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, भारत मानवीय कार्यों पर काम करने के लिए मालदीव में तैनात लगभग 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए सहमत भी हो गया था। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि तरह तरह के जो है वहां से कमेंट आए उनके मंत्रियों के मोदी जी की अंडमान की यात्रा के दौरान और उससे मामला बढ़ गया। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू। इन्होंने दुबई में COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर मिलकर प्रधानमंत्री से ऐसी बात कही थी कि आप अपने जो सैनिक हैं उनको वापस बुला लीजिए। अगर बात करें कि भारत के सैनिक कब गए, तो भारत के सैनिक मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए गए थे और मेरे प्यारे बच्चे 2020 में एक छोटा विमान भी उपहार में दिया गया था। इन विमानों का प्रयोग राहत और बचाव कार्यों और चिकित्सा आपात स्थितियों में किया जाना था। तो साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने कहा कि इन हेलीकॉप्टर और विमानों को संचालित करने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। तो आपने समझा, 2010-2013 में जब हमने हेलीकॉप्टर भेजे, उसी समय से हमारे सैनिक वहां पर उनकी देखरेख के लिए वहां मौजूद थे। और जैसे ही ये सरकार बदली, मुइज्जू ने अपना रंग दिखाया और कहा कि अपने सैनिकों को वापस ले लो, तो उसी को लेके ये मसला शुरू हुआ है। तो ये कहानी
पुरानी है लेकिन राजनीति से प्रेरित है और दो देशों के डेमोक्रेटिक रिलेशन खराब हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे क्या मामला है। तो अब आपको समझ में आएगा कि हमने अपने जो सैनिक वहां छोड़े हुए थे वो इसलिए रखे हुए थे डेमोक्रेटिक वे में, अगर आप कहो कि हमने जो हेलीकॉप्टर और तमाम चीजें उनको राहत सामग्री दी हुई है उसकी सुरक्षा के लिए। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, ये वामपंथी हैं और इनका झुकाव चाइना की तरफ है, तो इन्होंने भारत को कड़ा संदेश देने के लिए ऐसा किया कि आप अपने सैनिकों को वापस बुलाइए। लेकिन वो हो पाता उससे पहले ही रायता फैल गया बंधुओं। तो भारतीय सैनिक 2013 से मालदीव के लामू और अहू नामक इन दो द्वीपों पर रह रहे हैं। अब आपसे हो सकता है क्वेश्चन बने कि लामू और अहू द्वीप कहाँ है, तो बताइएगा मालदीव में है। वर्तमान में डॉर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाए गए HAL हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 75 सैनिक मालदीव में तैनात हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हैं, मैंने आपको बता दिया। ये आए हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली के स्थान पर, नए राष्ट्रपति बने हैं और आते ही इन्होंने खेला शुरू कर दिया। 17 नवंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली और 24 घंटे के भीतर ही इन्होंने भारतीय सैन्य कर्मियों को वहां से वापस बुलाने के लिए औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से कर दिया। और उन्होंने कहा कि मालदीव की जनता से यह अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जनादेश उनको दिया है, क्योंकि वो चुन के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की जनता भी ऐसा चाहती है, हालांकि वो जनता क्या चाहती है वो आप भी जानते हो और हम भी। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित हो गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी, काफी करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लास्ट टाइम पे कवर कर रहा हूं, ताकि जीवन आसान हो जाए, रंग रंगीला हो जाए, पेपर आसान क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, तो चलिए, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 पास बाय पार्लियामेंट, बिग पुश टू ट्राइबल एजुकेशन। ट्राइबल एजुकेशन प्यारे बच्चे, चलिए ट्राइबल एजुकेशन को समझते हैं, क्या है मामला, क्या है नाम। पहले तो इसका आप नाम याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। नाम है समक्का सरक्का मेरे प्यारे बच्चे। डेली करंट अफेयर जो लोग आप पढ़ते हो आपको पता होगा, बहुत डिटेल में मैंने डेली करंट अफेयर में इस बिल को पढ़ा चुका हूं, आज फिर से कवर करेंगे। राज्यसभा ने 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को पास किया। लोकसभा ने 4 दिसंबर को पास किया था और ये बन गया अधिनियम। ठीक है, ये किस लिए है, तो विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है ये अधिनियम। और इस विधेयक का उद्देश्य है जनजातीय कला, संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ साथ तकनीकी सुधार में शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं देना। विधेयक में तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा किस राज्य में बन रहा है जनजातीय विश्वविद्यालय, तो याद रखेंगे तेलंगाना में। नाम क्या है, समक्का सरक्का मेरे प्यारे बच्चे। एक केंद्रीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है समक्का सरक्का नाम से तेलंगाना राज्य में। इतनी बात इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपने याद रखनी है। ये मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को अवसर प्रदान करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार विश्वविद्यालय भारत के जनजातीय समुदायों से संबंधित मामलों पर शोध का केंद्र होगा, ये बात ध्यान रखनी है। इन्होंने कहा कि कई पिछले वर्षों में काफी ड्रॉप आउट देखने को मिले हैं और ड्रॉप आउट का विश्लेषण अगर किया जाए तो सामान्य वर्ग में 1.53% ड्रॉप आउट है, ओबीसी वर्ग में 1.51% ड्रॉप आउट्स हैं, एससी में 1.47 और 1.29% शेड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर पिछले 5 वर्षों में रही है। तो अब बच्चे स्कूल ना छोड़ें इसलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नाम याद रखना है समक्का सरक्का तेलंगाना। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023 जारी की गई है। वॉल ऑफ फेम बेस्ट परफॉर्मिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023-24। आइए देख लेते हैं कौन है इसमें जिसने गाड़े हैं झंडे। नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग प्यारे बच्चे 2023 में जारी की गई। इसमें आपको याद रखना होगा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP मेरे प्यारे बच्चे। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में तेलंगाना का आसिफाबाद जिला, जिला क्या है आसिफाबाद, लेकिन हम क्या देख रहे हैं ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए। तो ब्लॉक में कौन है, तिरियानी कुमरम भीम नाम है इसका ब्लॉक का, तिरियानी
कुमरम भीम ब्लॉक ने पहली रैंक हासिल की है। ठीक है, तो पहली रैंक कहाँ का है? तेलंगाना का आसिफाबाद जिला का तिरियानी कुमरम भीम। दूसरा रैंकिंग मेरे प्यारे बच्चे बहुत मजेदार है, उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले के कौसाम्बी ब्लॉक को, मेरे प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले के कौसाम्बी ब्लॉक को मिली है सेकंड पोजीशन। और आपसे दो तो याद रखने की उम्मीद मैं कर ही सकता हूं। पहला आसिफाबाद तेलंगाना का जिला है जिसकी तहसील का नाम है तिरियानी कुमरम। दूसरा है उत्तर प्रदेश का कौसाम्बी जिले का कौसाम्बी ब्लॉक। ये आपने याद रखना है एस्पिरेशनल जो है ब्लॉक प्रोग्राम के तहत ये रैंकिंग मेरे प्यारे बच्चे। नीति आयोग की इस रैंकिंग में देश भर के 329 से अधिक महत्वाकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया गया। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अलावा आयोग ने अक्टूबर 2023 के लिए अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एडीपी रैंकिंग की भी घोषणा की। एस्पिरेशनल ब्लॉक में आप दो याद रखेंगे, पहला तेलंगाना का, दूसरा उत्तर प्रदेश का। एडीपी की अगर बात करें, अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो इस पहल में उड़ीसा के रायगढ़ जिला और बिहार के जमुई जिले ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट अलग से है। भौगोलिक दृष्टि से ब्लॉकों को 6 जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन या क्षेत्र से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग इसमें दी गई थी। 6 जोनों में डिवाइड किया गया था। 6 जोन कौन कौन सी थी प्यारे बच्चे? तो जोन 1 में पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप भी शामिल थे। जोन 2 में नॉर्थ इंडिया के राज्य शामिल थे। जोन 3 में साउथ इंडिया के राज्य शामिल थे। जोन 4 में पश्चिम भारत, यानी अगर हम देखें अपना प्यारा भारत और हम इस भारत को देखने का प्रयास करें तो जोन 2 ये हो जाएगा नॉर्थ इंडिया। जोन 3 में मेरे बच्चे साउथ इंडिया। जोन 4 में मेरे प्यारे बच्चे वेस्ट इंडिया। जोन 5 में मेरे प्यारे बच्चे मिडिल इंडिया। जोन 6 में आपको दिखाई देगा पूर्वी। और जोन 7 में आपके कौन कौन से, जोन 1 में कौन कौन से हो गए? तो जोन 1 में आपके ये हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जोनों में डिवाइड किया गया था इसको। अब इसी श्रेणी में विजेताओं को शीर्ष रैंकिंग के लिए 1.5 करोड़ रुपए और दूसरी रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की गई थी। ठीक है, आइए अब इसमें देख लेते हैं किस जोन में किसको क्या जो है मिला है। आइए देखते हैं, चलिए। तो जोन और रैंकिंग मैंने यहाँ पे मैगजीन की ही कटिंग दी है ताकि आपको समस्या ना हो। तो जोन 1 में आप देखेंगे अमरी ब्लॉक है, पश्चिमी कार्बी सैतुअल मिजोरम और आंगलोंग असम का है। चलिए, आपको याद क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चे? आपको इसमें याद रखना है अपनी जोन। तो आ जाइए जोन नंबर 2 पे, नॉर्थ इंडिया में। इसमें पहली रैंक मिली है हरैया ब्लॉक को, जो बस्ती जिला में पड़ता है और उत्तर प्रदेश का है, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगर जोन 2 में दूसरी रैंक भी देखेंगे तो विरनो ब्लॉक को प्राप्त हुई है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से है, उत्तर प्रदेश में है। यानी नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश के ही 2 तहसील है। ओवरऑल में हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक में देखा, वहां पर हमारी कौसाम्बी तहसील है और कौसाम्बी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर हम एडीपी में देख रहे हैं तो एडीपी में हमने देखा कि जोन 2 में मेरे प्यारे बच्चे, जो कि नॉर्थ इंडिया को कवर करती है, इसमें पहली रैंक हरैया ब्लॉक है, बस्ती जिला है। दूसरी रैंक विरनो ब्लॉक है और गाजीपुर जिला है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आपको और मध्य में अगर जाओगे, जोन 5 में आता है मध्य, तो मध्य से मध्य प्रदेश आप ध्यान से रख सकते हैं। इसमें तिरला और पाट है, अगर आप यहाँ का एग्जाम दे रहे हो तो याद रखिएगा। फिर 6th में बनता है आपका ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में मेरे प्यारे बच्चे आंध्र है, सीवान जिला की तहसील है, बिहार में पड़ती है। और दूसरा है रामगढ़, दुमका जिला है, झारखंड में है। तो आपको ये 3 याद रख लेने हैं, काम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका नॉर्थ जोन, फिर इंपॉर्टेंट है आपका ईस्ट जोन क्योंकि बिहार सीमा साझा करता है, और मध्य प्रदेश याद रखेंगे इकलौता है, तो जीवन आसान है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। चलिए, अगला करंट अफेयर है भारत का 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव।
भारत का 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेरे प्यारे बच्चे नवंबर 20 से 28 2023 में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? पणजी गोवा में। डेली करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं। आयोजन तिथि थी 20 से 28 नवंबर। महोत्सव का उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? तो कैचिंग डस्ट। निर्देशक थे स्टुअर्ट गैट। महोत्सव की समापन फिल्म थी द फेवरेट और इसके निर्देशक थे रॉबर्ट कोलोडनी। अंतरराष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। फिल्म में पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी कौन कौन सी थी? तो स्वर्ण मयूर और रजत मयूर, ये ट्रॉफी इसमें दी जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? फिल्म महोत्सव के पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म है एंडलेस बॉर्डर। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, है ना? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की 2023 के लिए एंडलेस बॉर्डर ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी जिसको स्वर्ण मयूर पुरस्कार मिला। आप इसको भूल भी सकते हो, एंडलेस बॉर्डर याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर का मिला है स्टीफन कोमांडेरेव को। और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फिर हम देख पाएंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, तो ये मिला है पूरिया रहीमी सैम को और एंडलेस बॉर्डर में भूमिका निभाई है इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आप देखोगे फ्रांसीसी अभिनेत्री है मेलेनी थियरी, इनकी फिल्म थी पार्टी ऑफ फूल्स। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज आपको जरूर याद रखनी है, दीपक कुमार मिश्रा की है पंचायत सीजन 2। आप सब लोगों की फेवरेट होगी और सब लोग आप इसके डायलॉग याद रखते होगे। देख रहे हो विनोद, पंचायत को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण है। अगला है सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान देने हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक माइकल डगलस इसको प्राप्त किया है। ये ध्यान रखेंगे, सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार किसको दिया गया? तो माइकल डगलस को। इतनी बात इसमें आपने याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, भारत का गरबा नृत्य मेरे प्यारे बच्चों यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर धरोहर के रूप में। आइए जान लेते हैं। गरबा आप जानते हो गुजराती लोक नृत्य है और तमाम देश भर में ये किया जाने वाला नृत्य है, पहचान है इसकी। तो गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसको शामिल किया गया है। गरबा को कहां से संबंधित है? गुजरात से है, याद रखेंगे। और ये भारत की 15वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे पहले 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया जा चुका है, ये बात आप याद रखेंगे। तो बस गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाने के लिए गरबा नृत्य सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे, दया भाभी बहुत गरबा करती हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा में। ठीक है, चलिए ये भी देख लीजिए, कभी पूछ ले तो जो ये मीटिंग हुई थी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को रखने के लिए यूनेस्को की, प्यारे बच्चे ये कहां पे हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 2000 के बीच बोत्सवाना के कसानी शहर में, और यहीं पर जो है इसको शामिल किया गया गरबा को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, भूटान ने असम सीमा पर अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। भूटान ने असम सीमा पर, मेरे प्यारे बच्चे तो ध्यान रखेंगे, भूटान ने असम सीमा पर बनाने की कोशिश की है अंतरराष्ट्रीय शहर। हो सकता है आपसे पूछ ले, तो मैंने सोचा कि इसको शामिल कर लिया जाए। दिसंबर 2023 में भूटान के राजा हैं प्यारे बच्चे खेसर नामग्याल वांगचुक, इन्होंने असम सीमा पर अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। ये अंतरराष्ट्रीय शहर 1000 वर्ग किमी से अधिक के क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारतीय राज्य असम की सीमा को साझा करने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना। तो आपसे पूछ सकता है गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना किस राज्य या देश से संबंधित है? तो आप भूटान के राजा का ये अनाउंसमेंट है, असम से सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। चलिए
भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ है? तो बेंगलोर में है। इतना ही इसमें याद रखना होगा वैसे तो, कि भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ डेवलप हो रहा है? आप बता देंगे बेंगलुरु में, या ज्यादा पूछेगा तो पूछ लेगा कर्नाटक में। तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है इस समय? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने कहा कि बेंगलुरु को शीघ्र ही 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे मिलेगी, जो इसके आसपास के सभी महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। ये भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। ये नेटवर्क अगले 40-50 वर्षों तक शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, जो इसे 7 रेलवे ट्रैक पर पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो ध्यान रखेंगे, किसको मिल रहा है भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे? बेंगलुरु को, कर्नाटक को। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी तो जीवन आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, इसमें और कुछ याद करने जैसा नहीं है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है बाराकुडा। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैं इसको वैसे डेली करंट में पढ़ा चुका हूं, बट फिर से देखिए, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है बाराकुडा। यहाँ आप देख भी पाएंगे, इमेज लगा दी है मैंने ताकि दिमाग में बैठ जाए। पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक बोट बाराकुडा को 13 दिसंबर 2023 को केरल के अलापुझा में, इसको केरल के अलापुझा याद रखेंगे, के अरूर के पास स्थित नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक नावों के यार्ड में लॉन्च किया गया। इसका जो नाम रखा गया है बाराकुडा, ये सबका इसका नाम तेज लंबी मछली बाराकुडा के नाम पर रखा गया है। इसे नेवल्ट द्वारा डिजाइन किया गया है, जो 12 यात्रियों और कार्गो को ले जा सकता है। इसे वर्कबोट के रूप में अस्थिर समुद्र में भी तैनात किया जा सकता है, यानी समुद्र हिलोरे ले रहा हो तो भी ये कंफर्टेबल होती है वहां पर। 14 मीटर लंबी, 4.4 मीटर चौड़ी और 12.5 समुद्री मील यानी 23 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से ये चलने वाली बोट नाम है बाराकुडा। एक बार चार्ज होने पर इसकी काम करने की अवधि होती है 7 घंटे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बाराकुडा को। ठीक है प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके 2 पार्ट और आएंगे, जिसमें एक अगला नेशनल का ही होगा, फिर इंटरनेशनल, और उसके साथ पिछले 6 महीने का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। आप एग्जाम दीजिएगा बिंदास, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। जीवन आसान है लाल लालियो, क्योंकि आप हो क्रैक नाउ पर। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।